नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़े वीडियो में। सबसे पहले ये देखते हैं कि यह एक छोटी सी झड़प है या वास्तव में एक बड़ा युद्ध बन सकता है कि नहीं। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, इसके बाद आएंगे कि भारत पे क्या असर पड़ता है इस युद्ध का। आपको खबर याद होगी कि एक बार इजराइल के अंदर हमास के बहुत सारे लोग घुस गए थे, कई लोगों को मार दिया था, कई लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद से इजराइल ने सर पे कफन बांध के बदले के मूड में घूम रहा है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद और ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक है। वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं उनमें मोसाद की भूमिका जबरदस्त रही है। इस पर कई किताबें तक लिखी जा चुकी है। तो उन्होंने सबसे पहले हमास पे अटैक किए और उनके लीडर को मारा। फिर उस समय पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होने लगे। हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादी हाथ में पेजर लेकर घूमा करते थे। कुछ ऐसा हुआ कि पेजर में ब्लास्ट हो गया और बहुत सारे पेजर में ब्लास्ट हुआ तो कई लोग मारे गए। जब वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार हो रहा था। तब जब लोग इकट्ठे हुए तो उनके वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट कर दिया गया तो बचे कुचे और लोग मार दिए गए। फिर इजराइल ने सीधा हिजबुल्लाह के कमांडर को ही मार दिया। जब इतना सब चल रहा था तो ईरान बार बार धमकियां दे रहा था कि देखो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और कर कुछ नहीं रहा था। अब ईरान की लीडरशिप पे प्रेशर बनाया कि उसकी जनता ने, मीडिया ने, कि जो रोज इज्जत तार तार हो रही है तो कुछ तो करो। गुस्से में आकर अभी हाल ही में एक नहीं दो नहीं 180 मिसाइल इजराइल पे दाग दी। अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने उसको काफी हद तक तो टाल लिया, लेकिन अब दोबारा कसम खाई है कि हम चुन चुन कर बदला जरूर लेंगे। हमारी पसंद की तारीख होगी, हमारी पसंद की जगह होगी, पर हम बदला जरूर लेंगे। इजराइल ने यह खुलेआम कह दिया है, ईरान ने भी कह दिया है। देखो अगर तुमने अब बदला लिया तो अगला अटैक इससे भी खतरनाक हो सकता है। अमेरिका बीच में कह रहा है कि इजराइल टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं होगा, मैं पीछे खड़ा हूं। और जब भी अमेरिका बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो समझ जाओ भाई लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये यूक्रेन को भी बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पैसे भी दे रहा हूं, मिसाइल भी दे रहा है, लेकिन लड़ाई तब तक खत्म नहीं होने दे रहा है। तो जब अमेरिका आता है तो आप मान लीजिए कि लड़ाई और बढ़ने वाली है और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अगला स्पष्टीकरण यह है कि इजराइल या तो इसकी ऑयल वाली साइड पे अटैक करेगा या न्यूक्लियर वाली साइड पे अटैक करेगा। अब देखते हैं कि कहां अटैक करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अब अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो क्या क्या गलत हो सकता है उस पे बात करते हैं। सबसे पहला असर पड़ेगा ऑयल की प्राइस पे। ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो गया और वहां पे रिफाइनरी का ऑयल का एक्सट्रैक्शन का कोई भी काम रुक गया और लंबे समय तक रुक गया तो इसके प्राइस तो बढ़ने ही है। जब से खबर आई है तब से 3% ऊपर चल रहा है क्रूड ऑयल। महंगा होगा एक कारण है, पर उससे भी बड़ा कारण है और है कि वो ट्रेड रूट भारत को अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए जितने भी ऑयल की जरूरत होती है उसका 85% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हमारी नेचुरल गैस है वो भी हम इंपोर्ट
करते हैं। 50% से ज़्यादा तो अकेले कतर से आती है। अब यह युद्ध हुआ तो दो मेजर ट्रेड रूट हैं, एक तो है रेड सी और एक आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज? यह हार्मुज की खाड़ी जितने भी रास्ते हैं ऑयल आने जाने के, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से आता जाता है और भारत का 65% ऑयल इसी रास्ते से आता है। और जो भारत गैस मंगवाता है कतर से, वो भी इसी रास्ते के जरिए आती है। रेड सी वाला जो रूट है वो भी हुती ने डिस्टर्ब कर दिया है, वो भी ईरान के साथ ही है। युद्ध लंबा चला तो ये भी युद्ध में कूद पड़ेंगे, रेड सी भी डिस्टर्ब होगा। रेड सी से जो हम ऑयल खरीदते हैं रशिया से, वो रेड सी से ही आता है, तो हमारा ऑयल महंगा आएगा। वो बात तो छोड़ो, ऑयल भी आ भी पाएगा क्या, यह एक समस्या है। और इनमें 3 एंगल आ सकते हैं। एक संभावना यह है कि रूट एकदम ब्लॉक हो जाए और तेल आए ही ना, तो फिर भारत को एनर्जी नहीं मिलेगी और बाकी जितनी भी हमको पेट्रोल डीजल ये सब जरूरत है ये भी रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। दूसरा तरीका है कि पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं होगा, ये थोड़ा घूम के लंबा चक्कर खाकर आएंगे। अगर लंबा चक्कर खा के आएंगे तो लेट होगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम तो आनी ही है। और तीसरा है कि चलो घूम के आए, लंबा चक्कर खा के आए, लेकिन रेट तो कतई सस्ती नहीं होनी है, रेट तो कई गुना महंगी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट लगती है वो भी बढ़ जाएगी कई गुना। और भाई साहब जो शिपिंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपका जो तेल ओरिजिनल है वो वैसे ही महंगा है, फिर उसको लाने का कॉस्टिंग महंगा। अब जो असर पड़ेगा भारत सरकार पे और भारत के आम नागरिक पे, उसे देखते हैं। सबसे पहला असर पड़ेगा कि आम आदमी पे भी पड़ने वाला है, वो है महंगाई। जब ऑयल महंगा आता है तो पेट्रोल डीजल सब महंगे होते हैं। उसके चक्कर में जितने भी खाने पीने की चीज या फिर सब चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जब यह ऑयल महंगा आएगा तो इसका 2 ही ऑप्शन होता है, या तो गवर्नमेंट ये बर्डन खुद पे ले या सारा जनता पे डाल दे। सारा बर्डन जनता पे डाल दिया तो भाई साहब फिर तो भयंकर धरने प्रदर्शन वोट चले जाएंगे। तो सरकार इतना नहीं करती है, सरकार थोड़ा आप पे लगाएगी, थोड़ा खुद पे लेगी, और जो सरकार खुद पे लेगी उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब सरकार क्या करेगी, यार मेरे पास तो खर्चा बढ़ गया, अब क्या करें, चीजें रोके तो फ्री का अनाज पहना या जो भी सुख सुविधाएं सरकार दे रही है, पेंशन तनख्वाह, वो तो रोक नहीं सकती। वो रोकेगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की, यार कोई जो रेल में रोड पे ब्रिज पे जो काम चल रहा है उसको थोड़ा धीमा कर दो, बात कर दो, बाद में करेंगे, इस प्रोजेक्ट को टाल दो। ये फर्क पड़ेगा कि आखिर में घुसकर आम आदमी पर ही आएगा। अगर तेल महंगा होता है $10 पर बैरल तो उससे महंगाई सीधी 0.5% बढ़ती है। इस युद्ध में अगर $40 महंगा हो गया तो 2% महंगाई तो सीधी सीधी इससे बढ़ जाएगी। दूसरा, सरकार पर प्रभाव क्या होगा, पिछले साल जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया था उसका टोटल बिल था 96 बिलियन। अगर $10 पर बैरल भी महंगा होता है तो गवर्नमेंट पे एडिशनल प्रेशर पड़ेगा 12 से 13 बिलियन का। यानी अगर $40 का जो आपने उदाहरण लिया, अगर उतना बढ़ जाता है तो सरकार पर
50 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। एक और प्रभाव क्या पड़ेगा? एक चीज होती है कैंड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आपका वित्तीय घाटा होता है, यानी हम कमाते हैं कितना है, खर्च कितना करते हैं, वो जो गैप है ना 0.3 के हिसाब से बढ़ जाएगा। सरकार के पास एक जगह से पैसा आता है, एक जगह लगाती है, अगर आता काम लगाने से ज्यादा है तो वित्तीय घाटा होता है। अब यह और बढ़ने लग जाए जब सरकार के खाते से पैसे जाने लग जाए। सरकार दो ही चीजें करती है, या तो प्रोजेक्ट रोक देती है, वो भी अपना घाटा, और दूसरों का काम जो सरकार करती है कहता है कि एक टैक्स थोड़ा बढ़ा दो, एक टैक्स और लगा दो, एक ड्यूटी और बढ़ा दो, एक दो सेंस और बढ़ा दो। आना वो आम आदमी के पास ही है। जब आम आदमी की बात हो रही है तो आम आदमी, आम भारतीय के एक सेक्शन को कवर करते हैं जिसपे सीधा प्रभाव पड़ता है। वो जो भारतीय मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, ये छोटी मोटी झड़प है तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये फुल ब्लोन युद्ध हो जाएगा तब वहां से सरकार इनको भेज देगी और भारत की सरकार बुला भी लेगी। कई लोग युद्ध के चक्कर में वैसे भी भाग के आ जाएंगे। अब वहां पे जो कमा रहे हैं, वहां उनकी कमाई इतनी थी वो कैसे भी रहते थे, लेकिन घर में 7 से 8 लाख रुपए आराम से बेच देते थे। और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत ज्यादा आज की डेट में पड़ा हुआ है, लगभग 600-700 बिलियन के लेवल पर है। उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब इससे दो फायदा होता है, घर वालों को तो रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार को फॉरेक्स इनकम मिलती है, विदेशी रुपया मिलता है। अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एकदम टॉप पर चल रहा है, 700 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अब अगर ऑयल महंगा हो गया तो वहां से कटौती चालू, और अगर ये यहाँ से आ गए तो भेजना कम कर देंगे, वो भी कटौती चालू। जो जो इतने सालों में जाके वहाँ इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बनाया है वो और कम होने लग जाएगा। और प्लस इनकी जिंदगी, जो आम आदमी इस मिडिल ईस्ट में रहता है, वहाँ की आबो हवा और वहाँ की हैबिट से जाना चाहता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हजारों लाखों लोग जो भारत में वापस आएंगे तो इनके पास काम करने को वो काम नहीं होगा, वो स्किल जो इनके पास था वो इंडिया में काम नहीं आएगा। इंडिया में उस स्किल के जो पैसे मिल देंगे वो उनसे इनको लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, और इसके इनके परिवार के लिए हो सकता है टेम्परेरी लेवल पर इनको लेबर का काम इधर उधर कहीं मिल जाए, पर वो सैलरी कभी नहीं मिल पाएगी, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब आते हैं एमएसएमई, इन पे क्या असर होने वाला है। देखो, जो भी एमएसएमई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन है, ज़्यादातर जो रूट है वो यही रूट रहने वाला है, तो इनको अपना माल एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्जिन इतना सा होता है और शिपिंग कॉस्ट अगर 3 गुना 4 गुना हो जाती है तो फिर एक्सपोर्ट नहीं होता, फिर आपका बिजनेस एक ही बार में ठप पड़ जाता है। दूसरा, एक्सपोर्ट को छोड़िए, इंपोर्ट अगर आप करते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, या आप बाहर से ही इंपोर्ट करके यहीं पे बेचते हैं, तो अगर आपका इंपोर्ट बंद हो गया तो आपका यह बिजनेस उसी समय रुक जाएगा, और अगर माल आ भी गया तो इस रेट पे आएगा
कि आप भारत में अपनी पुरानी रेट पे बेच नहीं पाएंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो भारत के एमएसएम सेक्टर पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। रेड सी में हुती विद्रोहियों ने जब मिसाइलें छोड़ी तो वहाँ का जब डिस्टर्ब हुआ तो कई इंडस्ट्री ऐसी है भारत की जो बर्बाद हो गई। अभी न्यूज आ रही है कि मोरबी में 700 यूनिट में से 200 यूनिट बंद हो चुकी है और मेजर कारण यही माना जा रहा है। आगरा का लेदर सेक्टर हो वहां पर भी यही इशू देखा गया। जो भी एक्सपोर्ट पे डिपेंड एमएसएमई थे वो इस युद्ध के चक्कर में बहुत डैमेज आए। तो ये रेड सी कुछ भी नहीं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया तो बचा कुचा और काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसका वेट कर रहे हो पूरी वीडियो में स्टॉक मार्केट की, इस पे असर पड़ेगा। भारत का स्टॉक मार्केट आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, सबसे ज़्यादा रिटर्न यही दे रहा है। लेकिन इसी चक्कर में सबसे वर्ल्ड का महंगा मार्केट भी यही है, ओवर वैल्यूड है। अब जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वो सिर्फ एक खबर का वेट करता है कि कोई भी एक नेगेटिव चीज आ जाए और ये खत्म हो जाए। अभी जो युद्ध चल रहा है, मिसाइलें, छोटी छोटी बात पे स्टॉक मार्केट 2% गिर गया। कुछ दिन पहले एक ही बार में 8 लाख करोड़ बाजार से साफ हो गए थे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से ये सब कुछ हो गया। अगर ये फुल ब्रोन वॉर आ गया और मैंने जो सब चीज़ें बताई अगर ये होने लग गई तो आने वाले 1, 2, 3 क्वार्टर में जो एक ओवरवैल्यूएशन हुआ है इनमें एक पिन का काम कर सकता है और ये एक बड़ा करेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिजनेसमैन और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टरों के लिए बहुत कुछ छोटे टिप्स है। पहला, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट देखने आया था या होता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, तो साहब अगर ऐसी कोई स्थिति लगे, आपको लगे थोड़ा क्रैक हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। दूसरा टिप, अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो देखने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर बस आया हूँ, अगले आने वाले 10, 15, 20 साल तक मैं स्टॉक मार्केट में ही हूँ, तो भाई साहब अगर जब डीप आएगा तो डीप में ले लेना। अगर आप एमएसएमई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ही डिपेंड करते हो तो हमेशा विकल्प ढूंढो। अगर आप जैसे मान लो कि जब भी आप बिजनेस एक्सपोर्ट रहे हैं तो ऐसी कंट्रीज में कीजिए जहां पे रूट्स डिफरेंट हो। यार एक रूट डिस्टर्ब होगा तो दूसरी जगह से माल आ जाएगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो हमेशा बहुत से विकल्प में करो। आपको एक पास समुद्री रूट भी है, बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। आपके पास इंपोर्ट के भी बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। आपके पास एक्सपोर्ट के भी बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। नहीं तो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा होता है। पर इंडिया लेवल पे भी एक ऐसा बिजनेस रहे तो आपका बिजनेस अगर अच्छा रहेगा तो ऐसी स्थितियों से बचे रहोगे। क्योंकि कई बिजनेस कहते हैं कि बस इस रूट पे इस जगह पे यही माल जाता है, तो वैसे एक छोटी सी न्यूज आपके बिजनेस को रातों रात खत्म कर सकती है। तो यूं मैंने वीडियो बनाई, मुझे लग रहा है कि इसमें जो सारी चीज़ें लिखी है ये हो सकती है और शायद हो भी जाएगी। मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि ऐसा न हो। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मोमेंट बना हुआ है। आने वाले
2-5 साल में ये अमाउंट बना रहे, पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है मैंने आपको बता दिए। अगर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे देखा जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही क्या, या आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।